हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? एकदम फिट एंड फाइन होने चाहिए। ठीक है, तो बच्चे, इन द लास्ट क्लास वी डिस्कस अबाउट ओम्स लॉ, है ना? ओम्स लॉ के बारे में बात करी थी। ओम्स लॉ ने किस फिजिकल क्वांटिटी को इंट्रोड्यूस करवाया? रेजिस्टेंस। ठीक है, बेसिकली रेजिस्टेंस के बारे में बताया। रेजिस्टेंस तो हालांकि बहुत पुराना कंसेप्ट है, लेकिन रेजिस्टेंस एग्जैक्टली क्या होता है वो ओम्स लॉ के थ्रू हमको पता लगता है। इसी के साथ आपको ये पता लगा बेटा कि V इक्वल टू आई आर हमारे पास एक रिलेशन था। हमने कुछ न्यूमेरिकल्स भी करे थे उसके ऊपर। आपको यह भी पता लगा कि वोल्टेज और करंट के बीच में प्लॉट कैसे किया जाता है। प्लॉट का मतलब ग्राफ, वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है। और इसी तरीके से आपने I और V के बीच में और V और I दोनों तरीके से आपने ग्राफ खींचे थे। और आपको यह पता लगा था कि इन बोथ द केसेस जो ग्राफ था आपका, वो क्या, उसका स्लोप क्या रिप्रेजेंट करता है? उसका स्लोप रिप्रेजेंट करता था एक बार रेजिस्टेंस। अगर V और I का ग्राफ होता है, मैं रिकॉल करा दूं, ग्राफ पे अगर आपके पास V y एक्सिस पे था और I x एक्सिस पे था, तो इसका स्लोप जो होता है, स्लोप जो एंगल बनता है यहां पे, दैट रिप्रेजेंट रेजिस्टेंस। और if I is on the y axis and V is on the x axis, then the slope of the graph indicates 1 upon r, रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस। और रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस को हम किस नाम से जानते हैं? क्या नाम बताया था मैंने इसके लिए? रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस को हम बोलते हैं कंडक्टेंस। कंडक्टेंस कैपिटल जी से उसको डिनोट करते हैं। ठीक है, रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट क्या थी? वोल्ट पर एम्पियर, विच इज नोन एज ओम, OHM। इसी तरीके से कंडक्टेंस, क्योंकि रेजिस्टेंस का उल्टा होता है रेसिप्रोकल, कैपिटल जी जो था वो होता है 1 अपॉन r, तो इसकी यूनिट होती है 1 अपॉन ओम, विच इज नोन एज मो, MHO। मो के नाम से जानते हैं, या हम सीमेन के नाम से जानते हैं, सीमेन। ठीक है, रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल S। ओके, तो मो बोलते हैं या सीमेन बोलते हैं। ये हमारे पास था कैपिटल G की ऐसा यूनिट, यानी कि कंडक्टेंस की ऐसा यूनिट। ओके, अब बात करते हैं कि हमें आज क्या पढ़ना है। आज हमें ये पढ़ना है कि रेजिस्टेंस जो है बेसिकली वो किसकी चीज के ऊपर डिपेंड करता है। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ओम्स लॉ के बाद आपके पास यही आता है। और ये चीज सीखने के साथ आपको एक और टर्म के बारे में मैं बताऊंगा आपको, विच इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। इसके ऊपर कंसेप्चुअल काफी क्वेश्चन आते हैं, न्यूमेरिकल्स भी अच्छे बनते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी वो हम पढ़ेंगे आज। ठीक है, तो सबसे पहले फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। इसमें सबसे पहले हमारे पास लेंथ, लेंथ ऑफ कंडक्टर डिनोटेड बाय स्मॉल l। पहले मैं बता रहा हूं किन किन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, फिर मैं बात करूंगा कैसे डिपेंड करता है। ठीक है, सेकंड है हमारे पास एरिया ऑफ कंडक्टर, कैपिटल A। थर्ड चीज है हमारे पास टेम्परेचर। फोर्थ चीज है हमारे पास नेचर ऑफ मटेरियल, किस चीज का वो बना हुआ है, नेचर ऑफ मटेरियल। अब ये नेचर ऑफ मटेरियल एग्जैक्टली क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे आज की क्लास में, कि नेचर ऑफ मटेरियल का मतलब क्या निकलता है। वही हमें कहीं ना कहीं तक रेजिस्टिविटी का सिग्निफिकेंस बताएगा। ठीक है, तो अब देखिए डिपेंडेंसी कैसे कैसे है। तो मैंने आपको बताया सबसे पहले कि रेजिस्टेंस जो है, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, वो कौन कौन से हैं? लेंथ ऑफ द कंडक्टर, एरिया ऑफ द कंडक्टर, यानी कि इसको बोलते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, मैं लिख देता हूं यहां पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर डिनोटेड बाय सिंबल कैपिटल A। ठीक है, फिर टेम्परेचर था और फिर हमारे पास नेचर ऑफ मटेरियल। अब सीखते हैं। देखिए बच्चे, अब किस किस चीज के ऊपर ये कैसे कैसे चीजें डिपेंड कर रही हैं।
मैं इमेजिन करता हूं कि एक मेरे पास कंडक्टर है, और वो कंडक्टर कैसे है, उसकी लेंथ मेरे पास L है, L, ठीक है। अब इस कंडक्टर के अंदर से रेजिस्टेंस कैसे लगता है, कौन रेजिस्टेंस लगाता है? अगर मैं इस कंडक्टर को एक बैटरी के साथ अटैच कर दूं, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, बैटरी के साथ अटैच कर दूं, करंट जो है पॉजिटिव टर्मिनल से निकल के नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जा रही है, ये कौन सी करंट कहलाती है? दिस इज कॉल्ड एज कन्वेंशनल करंट, कन्वेंशनल करंट, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक करंट इधर से जाती है, तो इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली इधर मूव कर रहे होते हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। अब इलेक्ट्रॉन जब मूव करते हैं यहां से, इलेक्ट्रॉन जब इसके अंदर से मूव करते हुए आएंगे ऐसे, ये, तो इन इलेक्ट्रॉन्स को जो कंडक्टर के अंदर मूव कर रहे हैं, इनको रोकने वाले कौन होते हैं? इनको रोकने वाले होते हैं हमारे पास कुछ आयंस, ठीक है, और कुछ वो इलेक्ट्रॉन जो कि फ्री नहीं है। देखो किसी भी कंडक्टर के अंदर दो तरीके के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फर्स्ट फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड सेकंड बाउंड इलेक्ट्रॉन्स, जो बंधे हुए हैं, जो कि मोशन के लिए फ्री नहीं है। तो अब आप सोचिए कि बिल्कुल किस तरीके से है। मैं बोलता हूं कि मुझे एक ट्रैफिक की कंडीशन में से दौड़ते हुए जाना है, लेकिन वो ट्रैफिक किसने लगाया? ह्यूमंस ने लगाया। लोग खड़े हैं, बहुत सारे लोग रास्ते में खड़े हुए हैं, और मुझे उनके बीच में से निकल के जाना है। अब ये आपने पता है कहां देखा होगा, कुछ मूवी देखी होंगी ऐसी, जिनमें मूवी में क्या होता है, कोई अचानक एक्सीडेंट हो गया, कोई हीरो या हीरोइन जो थी उसको वहां पे कोई ऑन द स्पॉट कोई दिक्कत आ गई, वो वहां पे पड़े हुए हैं, ठीक है, लोगों ने भीड़ लगा रखी है चारों तरफ। तब तक क्या होता है, अगर मान लो इधर कोई हीरोइन है, दौड़ता हुआ हीरो आता है, और वो भीड़ के अंदर से निकल के एकदम सामने आ जाता है और देखता है कौन है वहां पे। ऐसा देखा होगा, बहुत सारी मूवी में ऐसा सीन देखा होगा। तो आप सोच के देखो कि ये जो पूरी का पूरा मेरे पास रीजन है जहां पे लोग खड़े हैं, ये भी एक भीड़ है, एक ट्रैफिक है, ठीक है। उस ट्रैफिक के अंदर से कौन निकल के आ रहा है? एक और ह्यूमन निकल के आ रहा है। तो बिल्कुल इसी तरीके से कंडक्टर के अंदर, ये जो मेरे पास कंडक्टर है, कॉपर की एक वायर हो सकती है, एल्यूमिनियम की हो सकती है। तो मान लेते हैं कॉपर की वायर थी, कॉपर का मेरे पास एक कंडक्टर था, और उसके अंदर क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन इसके अंदर से जब निकल के आ रहे हैं, हालांकि कंडक्टर देखो बहुत तरीके के हो सकता है, ये एक बल्ब हो सकता है, ये एक ट्यूबलाइट हो सकती है, ये एक इलेक्ट्रिक आयरन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बस मैं मान लेता हूं कि यहाँ पे मेरे पास एक कंडक्टर था जिसके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करके जा सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से फ्लो करके जाते हैं, तो इनको रोकने वाला कौन है? इनको वो इलेक्ट्रॉन रोकने वाले हैं जो वहां पर जमे हुए हैं, रुके हुए हैं, जो कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स का पार्ट नहीं है, जो कि फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो मैंने बोला कि किसी भी कंडक्टर, किसी मटेरियल में दो तरीके के इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक जो फ्री होते हैं और एक जो बाउंड होते हैं, बंधे हुए होते हैं, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स तो वो थे जो फ्री थे, जो जा रहे थे यहां से, ओके, और दूसरे इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर हैं जो कि फ्री नहीं है। अब वो क्या करते हैं, जो फ्री नहीं है, आने वाले इलेक्ट्रॉन को रोकने की कोशिश करेंगे, टकराएंगे, इससे ये टकराया, फिर दूसरे पे जाकर टकरा गया, फिर इधर टकरा गया, फिर इधर। इलेक्ट्रॉन बेसिकली ऐसे 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 टकराते हुए चलते हैं, बिल्कुल जैसे कि ट्रैफिक की कंडीशन में कोई यूं करके निकलता है, जाम लगा हुआ था, आपने देखा होगा रेड लाइट पे क्या होता है, जो रेड लाइट होती है वहां पर आपने देखा होगा कि कार्स लगी थी बहुत सारी, तब तक बाइक वाले पीछे से आते हैं, बाइक वाले आते हैं और कार के बीच बीच में से निकाल के फ्रंट में आ जाते हैं। देखा है ना, ट्रैफिक में बाइक वाले जो सबसे पीछे होते हैं वो सबसे आगे आ जाते हैं, अगर ट्रैफिक लाइट थोड़ी लंबे टाइम की है तो वो ऐसे निकल रहे होते हैं। तो जिस तरीके से वो बाइकर्स कार के बीच में से निकल रहे हैं, ऐसे ही इलेक्ट्रॉन निकलता हुआ चला जाता है, कौन सा? फ्री इलेक्ट्रॉन। और बाकी जो कार्स हैं वो कौन है? वो बाउंड इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो बाउंड इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, उनको रोकते हैं, ऑब्स्ट्रक्शन देते हैं कि आगे नहीं निकलना। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन मजबूत होगा, पावरफुल होगा, तो निकल जाएगा, और अगर ये पावरफुल नहीं है तो ये आगे तक नहीं पहुंच पाएगा, ठीक है। तो बाकी जितनी कार्स हैं जो बाइक वाले के ऊपर, जो बाइक वाले को रोकने की कोशिश कर रही हैं, तो वो कार्स क्या लगा रही हैं? इट्स कॉल्ड रेजिस्टेंस। इसी प्रॉपर्टी को हम रेजिस्टेंस कहते हैं। रेजिस्टेंस इज द अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट, और इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा तो करंट फ्लो करेगी, ये रेजिस्टेंस होता है बेसिकली, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि ऐसा ही मेरे पास एक कंडक्टर था जिसकी लेंथ L थी, और इलेक्ट्रॉन यहां से जा रहा था, तो कोई एक रेजिस्टेंस के ऊपर ऑफर हो रहा था, और वो रेजिस्टेंस कौन लगा रहा था इसके ऊपर? वो रेजिस्टेंस लगा रहे थे जो बाउंड इलेक्ट्रॉन्स हैं, कुछ आयंस हो सकते हैं, कुछ डिफरेंट एटम्स हो सकते हैं, ये सब मिलके उसके ऊपर रेजिस्टेंस लगा रहे थे, ठीक है। अब सुनो, अब मैं बिल्कुल नॉर्मल प्रैक्टिकल लाइफ से इसका एग्जांपल लेता हूं। हम ये देखना चाहते हैं कि रेजिस्टेंस का लेंथ के ऊपर क्या फर्क पड़ता है, लेंथ के बढ़ने से रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ता है, रेजिस्टेंस बढ़ता है या घटता है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, एक रोड थी मेरे पास, ठीक है। इस रोड पे पहले यहां तक ट्रैफिक था, ये मैंने बता दिया, ये जो पॉइंट्स मैं बना रहा हूं ये मैं ट्रैफिक बना रहा हूं।
एक इलेक्ट्रॉन यहां से आता है और यहां से निकलता है, यहां तक कोई ट्रैफिक नहीं था और L लेंथ तक ट्रैफिक था। तो अब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन आएगा यहां से निकल के जाएगा तो इतने पार्ट पे रेजिस्टेंस लगेगा, रेजिस्टेंस कितने पार्ट पे लगेगा, क्योंकि यही ऑब्स्ट्रक्शन है। अब क्या हुआ कि मैंने L और लेंथ तक यानी कि डबल कर दी इसकी लेंथ और यहां तक ट्रैफिक कर दिया। अब मुझे बताओ कि जो इलेक्ट्रॉन आएगा उसके ऊपर लगने वाला रेजिस्टेंस बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। ये ट्रैफिक अगर मैंने डबल लेंथ का कर दिया तो रेजिस्टेंस ज्यादा लगेगा या नहीं लगेगा, ज्यादा लगेगा। देख के क्या लग रहा है, डबल हो जाएगा, बिल्कुल। तो इसका मतलब यह हुआ कि लेंथ के इंक्रीमेंट से नंबर ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन बढ़ जाते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ जाते हैं जो बेसिकली रेजिस्टेंस कॉज कर रहे होते हैं, इसलिए लेंथ बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। ठीक है, हालांकि इसके पीछे एक टेक्निकल जो एस्पेक्ट होता है वो होता है सीरीज कॉम्बिनेशन का, वो आपने अभी पढ़ा नहीं है, वो हम मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तब आपको चीजों को और मैथमेटिकली भी पता लगेगा कि ऐसा कैसे हो पाता है। लेकिन मैं एक जनरल नॉलेज के लिए आपको बता रहा हूं कि सीधे सीधे मीनिंग समझ में आने वाली बात है। एक तो होता है मैं किसी चीज को मैथमेटिकली बताऊं और एक होता है मैं किसी चीज को मीनिंग के हिसाब से बताऊं, उसका मीनिंग क्या निकलता है। तो हम मीनिंग के हिसाब से ही सीख रहे हैं कि जनरल भाषा में रेजिस्टेंस का मतलब क्या निकलता है और अगर मैं लेंथ बढ़ा देता हूं तो रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ता है। इससे आपको यह पता लगता है कि ऑन इंक्रीमेंट ऑफ लेंथ रेजिस्टेंस इंक्रीजेस, और लेंथ के बढ़ने से अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो उसको बोलेंगे इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। दैट मींस the resistance of a conductor is directly proportional to the length of the conductor. When the length increases, number of obstruction increases, therefore resistance also increases. ठीक है, तो अब देखो, तो मुझे एक कंक्लूजन मिला कि लेंथ बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ गया। यानी कि द फर्स्ट थिंग इज दैट R proportional to L. Proportional means directly proportional. R is directly proportional to length. जैसे जैसे लेंथ बढ़ेगी रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। अब बात करते हैं सेकंड की। सेकंड था एरिया। एरिया के हिसाब से रेजिस्टेंस की प्रोपोर्शनलिटी क्या है, मुझे देखना है कि रेजिस्टेंस जो है वो एरिया के कैसे प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली है कि इनवर्सली। तो अब एक काम करते हैं, इस बार मैं लेंथ को सेम लेता हूं लेकिन एरिया डबल कर देता हूं। लेंथ को सेम लेके एरिया डबल कर देता हूं। तो यहां पे क्या था, इस बार ट्रैफिक लगा हुआ था, ये एक रोड थी, ट्रैफिक लगा है, और एक ये रोड है मेरे पास। इन दोनों टाइप के रोड में क्या सेम है और क्या डिफरेंट है पहले मैं आपको बता दूं। इसकी लेंथ अगर L है तो इसकी लेंथ भी L है सेम, लेकिन अगर इसका एरिया A है तो इसका एरिया 2A है। ओके, अब मुझे एक चीज बताओ, अगर यहां से कोई एक बाइक वाला आता है, ठीक है, एक बाइक वाला यहां से आता है, बाइक यहां से आती है और यहां से बाइक वाला आता है, तो बाइक वाला किस रोड में इजीली पार हो जाएगा कंपैरेटिवली। देखो दोनों में ट्रैफिक लगा हुआ है, लेकिन किसमें उसको पार करना ज्यादा इजी काम है, किसमें। ऑब्वियसली कंजेस्टेड रोड है, पतली रोड है, तो वहां से निकलना ज्यादा मुश्किल काम होगा। लेकिन जब चौड़ाई बढ़ती है, विड्थ जब बढ़ती है, तो उसके बाद क्या होता है, नंबर ऑफ वेज बढ़ जाते हैं, ऑल्टरनेट पास मिल जाते हैं। चौड़ी सड़क के ऊपर निकलना आसान होता है क्योंकि वहां पर नंबर ऑफ वेज बढ़ जाते हैं, जबकि थिन अगर रोड होती है तो वहां पर निकलना मुश्किल होता है, कंजेशन ज्यादा हो जाता है। उतने ही ट्रैफिक की वजह से यहाँ पे कंजेशन बढ़ जाएगा और यहाँ पे कम हो जाएगा। इससे क्या पता लगता है, व्हेन एरिया इंक्रीजेस ऑब्स्ट्रक्शन डिक्रीजेस। ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शन डिक्रीज हो गया तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन इजीली मूव करेगा तो करंट इजीली मूव करेगी, और करंट का इजीली मूव करने का मतलब रेजिस्टेंस लेस हो जाना। मीनिंग व्हेन एरिया इंक्रीजेस रेजिस्टेंस डिक्रीजेस। और इसके पीछे जो कंसेप्ट होता है वो होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस का। ठीक है, वो भी बात की बात है, उसको हम बाद में समझेंगे कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस कम कैसे होता है। ठीक है, तो बात यहाँ पे क्या थी, यहाँ पे ये बात थी बेटा कि अगर मैं सेम लेंथ लेते हुए दोनों रोड पे, एक पे एरिया कम रखूं एक पे ज्यादा, और दोनों पे सेम ट्रैफिक में दे दूं, तो इस केस में इजीली इस केस में पास करना मुश्किल काम है, जबकि इस केस में पास करना आसान काम है। सो व्हेन एरिया इंक्रीजेस रेजिस्टेंस डिक्रीजेस, मींस R is directly proportional to 1 upon A, or simply we call R is inversely proportional to A. एरिया बढ़ने पर रेजिस्टेंस कम होता है, उल्टा हो रहा है, और जब उल्टा होता है then we call it as inversely proportional। ठीक है बेटा, अब इन दोनों को जब हम कंबाइन करते हैं तो क्या मिलता है, तो R proportional to, when we combine the results,
एल आ गया न्यूमरेटर में, ए था डिनोमिनेटर में। प्रोपोर्शनलिटी का साइन जब आप हटाते हैं तो आता है एक इक्वल साइन और एक कांस्टेंट। वो जो कांस्टेंट है दैट कांस्टेंट इज रो। ये जो सिंबल बना रहा हूं मैं ऐसे, दिस इज नोन एज रो, RHO, L अपॉन A। अब ये बड़ा स्पेशल सिंबल है और ये बड़ा स्पेशल फैक्टर भी है। L इज लेंथ, A इज एरिया एंड रो जो होता है इसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी। अब रेजिस्टिविटी कुछ अलग है, ये रेजिस्टेंस से थोड़ा सा अलग है। रेजिस्टेंस जैसा नहीं है, देख के लगता है कि रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी सेम हो सकते हैं। फ्यूचर में जब आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको लगेगा कि दे आर सेम, लेकिन दोनों सेम नहीं है, दोनों में कुछ डिफरेंस है। बताऊंगा अभी क्या है। R is equal to rho L upon A, ये फॉर्मूला निकल के आता है। रो इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी, और रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर। L इज लेंथ एंड A इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये, और R का मतलब तो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस। ये बात क्लियर है। अब तो मेन फॉर्मूला जो हमको आज मिला फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस में, वो आ गया R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, एक और ऐसा फैक्टर है जो कि इस फॉर्मूले के अंदर आपको नहीं दिखता, लेकिन वो फैक्टर है, वो फैक्टर है टेम्परेचर। जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो ना किसी कंडक्टर का, तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। अगर मान लो कि मेरे पास एक वायर थी, एक कंडक्टर था जिसकी लेंथ 1 मीटर थी, एरिया उसका 2 सेंटीमीटर स्क्वायर था मान लिया, तो लेंथ और एरिया जितना भी उसका था, अगर मैं टेम्परेचर उसका बढ़ाता हूं, ठीक है, तो उसके रेजिस्टेंस में इंक्रीमेंट होता है, अगर वो कंडक्टर है तो। अभी मैं लिखूंगा कि किस मटेरियल में टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या फर्क पड़ता है, लेकिन ये पक्की बात है कि टेम्परेचर को अगर आप चेंज करोगे तो रेजिस्टेंस बदलता है, इट चेंजेस। कंडक्टर्स के लिए बढ़ जाता है, एलॉयज के लिए कम हो जाता है, इंसुलेटर्स के लिए कम हो जाता है, सेमीकंडक्टर के लिए कम हो जाता है, ठीक है। लेकिन रेजिस्टेंस के साथ साथ क्या फर्क पड़ेगा, एलॉयज में बढ़ता है, एलॉयज में बढ़ता है, कंडक्टर में बढ़ता है, लेकिन यहाँ पे इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर की अगर हम बात करें तो वहां पर डिक्रीज होता है। अब वो कैसे होगा मैं उसके पीछे आपको रीजन भी बताऊंगा और कुछ ग्राफ्स बताऊंगा, ठीक है। लेकिन सबसे पहले समझ लें कि टेम्परेचर के बढ़ाने पर अगर रेजिस्टेंस बदलता है तो वो फैक्टर इस फॉर्मूले में कहां है। लेंथ की बात नहीं कर रहे हम, लेंथ एक अलग फैक्टर हो गया, एरिया अलग फैक्टर हो गया, लेकिन अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस के बदलने की बात कर रहा हूं और इस फॉर्मूले में मुझे टेम्परेचर नहीं दिख रहा, तो वो कहीं ना कहीं हिडन है। वो कहां है, वो है इसके अंदर, रेजिस्टिविटी के अंदर। यानी टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टिविटी बदल जाती है, और रेजिस्टिविटी बदलती है तब जाके रेजिस्टेंस भी बदलता है। अब रेजिस्टिविटी क्या चीज होती है उसके बारे में अभी डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में, ठीक है। तो पहले मैं आपको बता दूं कि अभी तक जो हमने पढ़ा उसका कंक्लूजन क्या निकलता है। On increment of length of a conductor, resistance increases. That's why it is directly proportional. On increment of area of cross section of the conductor, resistance, on increment of area of cross section of the conductor, resistance decreases. It is inversely proportional. ठीक है? And combinedly are proportional to L upon A. Then after leaving the proportionality, proportionality जब remove करेंगे basically, तो we have two things. एक equal sign आता है और एक constant आता है. That constant is here called resistivity. Rho symbol is rho. जैसे P बनता है ना, बस मुंह छोटा छोटा सा बनाना है. Rho L upon A. Rho is resistivity, R is resistance, L is length, A is area of cross section of the conductor. ये सारी चीजें थी. अब बात करते हैं कि रेजिस्टिविटी क्या बला है भाई, ये रेजिस्टिविटी किस बला का नाम है, देखते हैं। ये बड़ा बढ़िया टॉपिक है। रेजिस्टेंस एक जनरल बात है, रेजिस्टिविटी एक बहुत अलग चीज है, ठीक है। तो देखिए रेजिस्टिविटी क्या है। रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी जिसको हम एक और नाम से जानते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, एंड द सिंबल फॉर दिस इज रो। ये सिंबल है रो, रो सिंबल है। जब आप कंप्यूटर में टाइपिंग वगैरह करते हैं तो टाइपिंग में जब आप सिंबल ढूंढते हैं ना, तो वहां पर आपको रो का सिंबल मिल जाता है, जैसा ग्रीक सिंबल, ठीक। अब सुनो,
रेजिस्टिविटी के साथ मैंने एक नाम लिखा है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अब मैं आपको बताना चाहूंगा, कई बार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि कैलकुलेट द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक है? तो आपको पता होना चाहिए कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी दे आर सेम, ठीक? स्पेसिफिक का मतलब क्या निकलता है, क्या मतलब होता है? चलो मैं हिंदी में बताता हूं इसका मतलब क्या निकलता है, क्योंकि हिंदी देखो हमारी मातृभाषा है और कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको हमने हिंदी में सुना होता है और शायद उसका मीनिंग हम बेटर तरीके से जान पाते हैं। अब वो क्या है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को हिंदी में बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। प्रतिरोध इज रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक का मतलब होता है विशिष्ट, और विशिष्ट का मतलब आप जानते हैं क्या होता है? स्पेशल। हम बोलते हैं तो विशिष्ट इंसान है, यानी कि स्पेशल पर्सन है। अब यानी कि इस रेजिस्टिविटी इज बेसिकली अ स्पेशल रेजिस्टेंस। वो सिंपल रेजिस्टेंस नहीं है, स्पेशल है। अब कैसे? सोच के देखते हैं। मैं एक जनरल प्रैक्टिकल लाइफ का एग्जांपल बताता हूं। मान लो बेटा क्लास 10th के बहुत सारे बच्चे बैठे हुए और उनमें से किसी एक बच्चे का नाम है रॉबिन। एग्जांपल, उसमें एक बच्चे का नाम है रॉबिन। तो क्लास 10, पूरी क्लास 10th में बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं, ठीक है, लेकिन एक बच्चे का नाम रॉबिन है। तो अगर मैं बोलता हूं कि क्लास 10th के बच्चे जो हैं वो कौन कौन है, तो पूरी क्लास के बच्चे हाथ उठा देंगे। ये हो गई जनरल बात। और अगर मैं पूछता हूं क्लास 10th का रॉबिन कौन है, क्लास 10th का रॉबिन कौन है, तो सिर्फ एक बच्चा हाथ उठाएगा। पता है क्या मतलब निकला? सारे के सारे क्लास 10th के बच्चे हैं, ये हो गया रेजिस्टेंस। लेकिन क्लास 10th में एक स्पेशल बच्चा रॉबिन, ये हो गया स्पेशल रेजिस्टेंस, यानी कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। यानी कि रेजिस्टेंस सभी है, सारे क्लास 10th के बच्चे हैं, ठीक है? इस रेजिस्टेंस को आप वैसे ना जोड़े, मैं आपको सिर्फ एक प्रैक्टिकल लाइफ से एक आइडिया बता रहा हूं कि रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में चेंज क्या होता है। ये मैं डेफिनेशन के हिसाब से नहीं बता रहा हूं, ये मैं आपको सिर्फ एक आइडिया दे रहा हूं ओवरऑल कि इसको हम प्रैक्टिकल लाइफ से कैसे समझें। सारे बच्चे क्लास 10th के हैं, जनरल बात है, लेकिन क्लास 10th में एक बच्चा रॉबिन, ये स्पेशल बात है, ठीक है? तो अब जो रॉबिन है उसके साथ एक और बात है जो सबके साथ है, क्या? कि वो क्लास 10th का बच्चा भी तो है। यानी कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज बेसिकली अ रेजिस्टेंस बट इट इज हैविंग सम स्पेशल केसेस। जैसे इसका स्पेशल केस था कि इसका नाम रॉबिन है, ये इसका स्पेशल केस था, लेकिन था तो क्लास 10th का ही बच्चा ना। तो क्लास 10th का बच्चा होना जनरल बात है, यानी कि रेजिस्टेंस, लेकिन क्लास 10th में रॉबिन होना ये एक स्पेशल बात है, ठीक है? कोई भी बच्चा हो सकता है। अभी मैंने रॉबिन का नाम लिया, आप कोई भी सोच सकते हैं। आप सोचेंगे सर रॉबिन का नाम लेते हैं, क्या रॉबिन कोई स्पेशल बच्चा है? नहीं भाई, जस्ट एन एग्जांपल। आप अपना नाम भी सोच सकते हो, ठीक है? राइट? तो अब देखो बच्चे कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस किस तरीके से निकाला जाएगा, कैसे रेजिस्टिविटी की हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको एक बहुत जनरल एग्जांपल बताता हूं रेजिस्टेंस के बारे में। मान लो कि कॉपर बेसिकली कहां है? कॉपर एक मेटल है, ठीक है? हमने उसको, चलो कॉपर ही छोड़ता हूं, गोल्ड की बात करता हूं। गोल्ड एक मेटल है, ठीक है? गोल्ड को कहां से एक्सट्रैक्ट करते हैं? कहां से मिलता है गोल्ड हमको? अर्थ के अंदर से ही मिलता है, ठीक है? अर्थ के अंदर से हमको गोल्ड मिला, हमने क्या किया? इंडिया में से गोल्ड निकाल लिया। मान लो इंडिया में किसी एक जगह पे हमने डग किया जहां पे गोल्ड माइंस थी और वहां से गोल्ड निकाला, गोल्ड का एक पीस निकल गया, ठीक है? ओके। फिर मैंने क्या किया? अमेरिका में जो गोल्ड की माइन थी वहां से निकाल लिया उसको, ठीक है? वो भी गोल्ड ही होगा। फिर देखा नाइजीरिया में गोल्ड की माइन थी, वहां से गोल्ड निकाला। अब ये तीनों गोल्ड ही हैं, ठीक है? इंडिया में मिला इतना सा पीस, मान लो नाइजीरिया में मिला इतना सा पीस, अमेरिका में इतना बड़ा पीस मिल गया। अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या इनमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स बराबर है? क्या नंबर ऑफ पार्टिकल्स बराबर होंगे गोल्ड के? इसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स बराबर होंगे गोल्ड के? तो आप कहेंगे नहीं सर, ऐसा कैसे हो सकता है? जो सबसे बड़ा पीस है उसमें सबसे ज्यादा होंगे और जो सबसे छोटा पीस है उसमें सबसे कम होंगे। बिल्कुल सही है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा होने का मतलब वो ज्यादा रेजिस्टेंस ऑफर कर सकता है। तो इसका मतलब है इन तीनों का रेजिस्टेंस जो है ना वो अलग अलग है, क्योंकि तीनों की डायमेंशन अलग अलग है। अब मैं बात करता हूं रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी ये बताता है कि स्पेशल कंडीशन के अंदर कौन सा मटेरियल कितना रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। एग्जांपल, जो इंडिया से मिला मेरे को गोल्ड, मान लो मैंने इंडिया के छोटे छोटे गोल्ड के पीस बहुत सारे निकाल लिए और उन गोल्ड के पीस से बनाया मैंने मेल्ट करके एक क्यूब। और वो क्यूब पता है कैसा है? तो उस क्यूब की एक फिक्स बात है, वो क्यूब ऐसा था जिसकी 1 मीटर लेंथ हो, 1 मीटर ब्रेथ हो और 1 मीटर हाइट। एक ऐसा क्यूब बनाया जिसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों 1-1 मीटर थी। यानी कि बेसिकली इसका वॉल्यूम हो गया 1 मीटर क्यूब या 1 क्यूबिक मीटर,
ठीक है, ऐसा क्यों बनाया। मैं रिपीट कर रहा हूं कि हुआ क्या, आपने इंडिया से गोल्ड के जो छोटे छोटे पीस मिले थे ना, ऑब्वियसली उनमें से कोई भी पीस इतना बड़ा नहीं था, 1 मीटर क्यूब काफी बड़ा होता है, ठीक है। हमने उन सबको मेल्ट किया और मेल्ट करने के बाद इतना बड़ा एक क्यूब बनाया और परफेक्ट 1 मीटर इंटू 1 मीटर का ही क्यूब बनाया, ठीक है, ओके। अब जो अमेरिका से गोल्ड मिला उसको भी हमने मेल्ट करके इतना बड़ा क्यूब बनाया, जो एक्स्ट्रा बचेगा उसे छोड़ देंगे, लेकिन हमारा टारगेट क्या है कि जितनी भी तीनों जगह से गोल्ड मिले उन तीनों को मेल्ट करके इतना ही बड़ा क्यूब बनाना है, ठीक है। अब मैं आपसे पूछता हूं, जो इंडिया से क्यूब बना गोल्ड का, नाइजीरिया से जो गोल्ड का क्यूब बना और जो अमेरिका से गोल्ड का क्यूब बना, क्या ये तीनों के तीनों सेम रेजिस्टेंस लगाएंगे। चलो रेजिस्टेंस भी छोड़ो, ये बताओ क्या इन तीनों में नंबर ऑफ पार्टिकल्स बराबर होंगे। अब होंगे, क्यों, क्योंकि आपने तीनों की डायमेंशन फिक्स कर दी, 1 मीटर क्यूब 1 मीटर क्यूब 1 मीटर क्यूब, तो तीनों का साइज बिल्कुल बराबर होगा, और साइज बिल्कुल बराबर होगा, तीनों के तीनों मटेरियल भी सेम है, इसलिए नंबर ऑफ एटम्स सब में बिल्कुल बराबर होंगे, और नंबर ऑफ एटम्स सब में बराबर होंगे तो तीनों के तीनों बिल्कुल ही सेम रेजिस्टेंस लगाएंगे, बिल्कुल ही सेम रेजिस्टेंस लगाएंगे। इसका मतलब है अगर एक एलिमेंट है तो मुझे एक ऐसा क्राइटेरिया ढूंढना है कि वो स्पेशल कंडीशन में कितना रेजिस्टेंस लगाता है, क्योंकि मुझे दुनिया के सारे एलिमेंट्स के बारे में बात करनी है। अब गोल्ड छोटा है तो कम रेजिस्टेंस, बड़ा है तो ज्यादा रेजिस्टेंस, लेकिन एक मैं फिक्स क्राइटेरिया तो बताऊं कि जिससे मुझे पता लगे कि एग्जैक्टली वो किस कंडीशन में कितना रेजिस्टेंस लगाता है। तो अगर ये जो मैंने क्यूब बनाया उसकी 1 मीटर लेंथ है और 1 मीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन एरिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया समझते हैं ना, लेंथ इनटू ब्रेथ एरिया, एक तो लेंथ मेरे पास ये हो गई, ये हो गया ब्रेथ, ये हो गया हाइट, तो ये जो पार्ट है ना ये इसका एरिया हो गया 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर यानी कि 1 इंटू 1 मीटर स्क्वायर, ये तो एरिया हो गया, ये लेंथ हो गई। यानी कि अगर एक ऐसा क्यूब मैं बनाऊं जिसके लेंथ 1 मीटर हो और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर क्यूब हो, तो उस कंडीशन में वो जितना रेजिस्टेंस लगाएगा, उस कंडीशन में जितना रेजिस्टेंस लगाएगा उसी को रेजिस्टिविटी कहते हैं। यानी कि रेजिस्टिविटी इज दैट स्पेशल रेजिस्टेंस which is offered by a material with 1 meter length and 1 meter cross section area, ठीक है, such that current flows perpendicular to its faces। अगर करंट फ्लो करेगी तभी तो रेजिस्टेंस पता लगेगा। रेजिस्टेंस के बारे में कब पता लगता है, ट्रैफिक में जाओगे नहीं तब तक कैसे पता लगेगा ट्रैफिक कितना है, ट्रैफिक में जाने के बाद पता लगेगा ना कि ट्रैफिक में कितना ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है, बात वही है। अब सुनो, अब मैं आपको एक चीज बताता हूं कि ये ऐसा करना क्यों जरूरी है। आप सोचेंगे सर ये तो बड़ी अजीब सी बात आपने बताई, ऐसा क्यों करें हम, कि हम क्यों बनाए 1 मीटर का, हम कुछ और बना लेते हैं। तो पहली बात तो ये है कि एसआई यूनिट के हिसाब से लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों के लिए मीटर यूज करेंगे, और आइडियल कंडीशन में यूज करते हैं 1 मीटर यानी कि 1 यूनिट बोलते हैं उसको। तो इसके हिसाब से परफेक्ट डायमेंशन बनती है 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर, ये एक परफेक्ट डायमेंशन है। ठीक, अब सुनो, अगर मान लो जैसे गोल्ड की मैंने बात करी कि मैंने गोल्ड का 1 मीटर का क्यूब निकाल लिया, तो वो क्यूब चाहे इंडिया से निकला हो, चाहे वो अमेरिका में बना रखा हो, चाहे नाइजीरिया में, नंबर ऑफ एटम सेम आएंगे, और वो इसलिए सेम आए क्योंकि वो तीनों के तीनों गोल्ड हैं। अब सुनो, अगर मैंने 1 मीटर का क्यूब गोल्ड का बनाया, 1 मीटर का क्यूब सिल्वर का बनाया, और 1 मीटर का क्यूब मैंने बनाया एल्यूमिनियम का, तो क्या इन तीनों का रेजिस्टेंस सेम होगा। ये किस बात के ऊपर डिपेंड कर रहा है, इनमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने, पहले ये चेक करो। क्या गोल्ड के 1 मीटर क्यूब में जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स आएंगे, क्या सिल्वर के 1 मीटर क्यूब में जितने पार्टिकल्स आएंगे, और क्या एल्यूमिनियम के जो 1 मीटर क्यूब में नंबर ऑफ पार्टिकल्स आएंगे वो सेम होंगे, नहीं होंगे। क्यों, तीनों की डेंसिटी सेम नहीं है, सारे के सारे वजन में भी बराबर नहीं होंगे, वॉल्यूम तो सबका सेम हमने कर दिया लेकिन मास सेम नहीं है, इसलिए डेंसिटी सेम नहीं होगी। और क्योंकि डेंसिटी सेम नहीं है इसका मतलब मॉलिक्यूल्स सबके एक जैसे नहीं होंगे, और सबके एक जैसे नहीं होंगे मॉलिक्यूल्स तो एक जैसा रेजिस्टेंस नहीं लगाएंगे, और एक जैसा रेजिस्टेंस नहीं लगाएंगे तो इसका मतलब तीनों की रेजिस्टिविटी अलग अलग हो गई, तीनों की रेजिस्टिविटी अलग हो गई। ये टॉपिक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन मुश्किल नहीं है। कॉम्प्लिकेटेड होना और मुश्किल होना दोनों में चीजें अलग अलग होती है। कॉम्प्लिकेटेड का मतलब होता है कि वो थोड़ा उलझा तो हुआ है लेकिन वो निकल जाएगा। तो मैंने बताया कि इन तीनों में अगर मुझे सिल्वर, एल्यूमिनियम और गोल्ड में डिफरेंस करना हो, कैसे डिफरेंस करूं, तो मैं इनका डिफरेंस सिर्फ रेजिस्टिविटी के बेस पे कर सकता हूं, रेजिस्टेंस के बेस पे नहीं कर सकता। अब मैं बताता हूं क्यों ऐसा पॉसिबल है। कि मैंने एक छोटा सा पार्ट ले लिया गोल्ड का, ठीक है,
और उसका रेजिस्टेंस 2 ओम है, तो ये पॉसिबल है कि सिल्वर का अगर मैं बड़ा एक पार्ट ले लूं सिल्वर का, तो वो भी 2 ओम का रेजिस्टेंस लगा दे। मतलब दोनों के साइज अलग अलग हो गए तो पॉसिबल है दोनों का रेजिस्टेंस सेम हो जाए। इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा थे, इसमें कम थे, लेकिन अगर मैं इसका पार्ट ज्यादा ले लूंगा तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो बढ़ जाएंगे, और नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ जाएंगे तो इसका मतलब इसका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों का रेजिस्टेंस सेम हो सकता है, इन दोनों का रेजिस्टेंस सेम हो सकता है। तो आप कैसे डिफरेंस करोगे गोल्ड और सिल्वर में रेजिस्टेंस के बेस पर? नहीं कर सकते। दुनिया के हर चीज का रेजिस्टेंस किसी और के बराबर हो सकता है। मैं गोल्ड को सिल्वर के बराबर भी रेजिस्टेंस का बना सकता हूं, मैं सिल्वर को एल्यूमिनियम के बराबर भी रेजिस्टेंस का बना सकता हूं, लेकिन रेजिस्टिविटी तीनों की अलग अलग होगी। क्यों रेजिस्टिविटी अलग अलग होगी? क्योंकि रेजिस्टिविटी का क्राइटेरिया वही है कि तीनों को अगर कंपैरिजन करना है तो कैसे कंपैरिजन करोगे? तीनों को पहले सेम कंडीशन दे दो। सेम कंडीशन का मतलब 1 मीटर का क्यूब तीनों के लिए बना दो, तब जाके पता लगेगा किसका कितना रेजिस्टेंस है, तो उसके बेस पर हम रेजिस्टिविटी बताएंगे। तब जिसका रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा होगा उसकी रेजिस्टिविटी सबसे ज्यादा होगी। अब चलिए मैं आपकी लाइफ से जुड़े हुए एक एग्जांपल्स को बताता हूं। एक बच्चा था बहुत स्ट्रांग, बहुत इंटेलिजेंट, उसको मैंने एक टफ पेपर दे दिया सॉल्व करने के लिए, ठीक है। और एक बच्चा था एवरेज, उसको मैंने इजी पेपर दे दिया सॉल्व करने के लिए। अब मुझे बताओ क्या ये पॉसिबल है कि दोनों के मार्क्स सेम आ जाए? इंटेलिजेंट बच्चे को दिया मैंने टफ पेपर और एवरेज बच्चे को दिया इजी पेपर, तो ये बिल्कुल पॉसिबल है कि दोनों के नंबर सेम आ जाए। तो क्या आप बता पाएंगे देख के कि दोनों में से इंटेलिजेंट कौन ज्यादा है? नहीं बता पाओगे ना। एक नया टीचर कैसे बता पाएगा? नहीं बता पाएगा। एक पुराने टीचर को पता है चलो ये इंटेलिजेंट था, ये वीक था, ये एवरेज था, लेकिन एक नए टीचर को जब आप दोनों के शीट दिखाओगे, दोनों के नंबर देख के बताएगा वो, दोनों के नंबर तो सेम है, और दोनों के नंबर अगर सेम है तो आप ये बता ही नहीं सकते इंटेलिजेंट कौन सा है और वीक कौन सा है। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों के बारे में एक्चुअली अगर पता लगाना इंटेलिजेंस की तो दोनों को सेम कंडीशन देनी है। और सेम कंडीशन का मतलब पहले वाले बच्चे को अगर मैं इजी पेपर दे रहा हूं, इंटेलिजेंट बच्चे को इजी पेपर दे रहा हूं, तो एवरेज को भी अगर इजी पेपर दूंगा तो ऑटोमेटिकली इंटेलिजेंट बच्चा ज्यादा नंबर लेके आएगा, ठीक है। और अगर मैं दोनों ही बच्चों को टफ पेपर देता हूं तो भी इंटेलिजेंट वाला ही बच्चा ज्यादा नंबर लेके आएगा। अब क्लियर बात हो गई कि नहीं? इसका मतलब है कि दो चीजों के बीच में अगर डिफरेंस करना हो तो दोनों को सेम कंडीशन दो। सेम कंडीशन दोगे तब पता लगेगा। घर में भी अगर सिस्टर और ब्रदर के बीच में मम्मी को या पापा को डिफरेंस करना होता है, स्टार्टिंग में कभी डिफरेंस अगर करना हो तो वो कैसे डिफरेंस करेंगे? मैं आपको बताता हूं आपके घर पे क्या होता होगा। ये होता होगा, पापा कहते होंगे तेरी बहन तो जब 6th क्लास में थी उसके इतने नंबर आते थे, तू जब 6th क्लास में आया तेरे इतने बेकार नंबर आते हैं। क्या मतलब पता लगा? मतलब ये पता लगा कि उन्होंने दोनों को 6th क्लास की कंडीशन के हिसाब से देखा, सेम कंडीशन दे दी, दोनों के नंबर कंपेयर कर लिए, तो पता लगा कि एक इंटेलिजेंट दूसरा बेवकूफ है। यही पता लगा ना। जब तक सेम कंडीशन नहीं दोगे कैसे पता लगेगा? चलो मैं बताता हूं कि तुम अपने घर पे सेम कंडीशन क्या दे सकते हो। आजकल घर पे सब खाली है, आप मम्मी को बोलो खाना बनाने के लिए और पापा को बोलो खाना बनाने के लिए, हो सकता है पापा बहुत अच्छे कुक हो, लेकिन ये 1% हो सकता है, 99% मम्मी ही ज्यादा अच्छी कुक होंगी क्योंकि वो डेली खाना बना रही है। अगर आपने दोनों को खाना बनाने के लिए दे दिया, दोनों को सेम कंडीशन दे दिया, तो आप जब खाना बन के आएगा तो आप खाते क्या देंगे? मम्मी ज्यादा अच्छा खाना बना रही है। क्या मतलब पता लगा? मम्मी और पापा को भी आप तब कंपेयर कर पाए जब आपने सेम कंडीशन दी। लेकिन अगर पापा को मैं कोई और कंडीशन देता हूं, पापा को देता हूं कि पापा बाहर का काम कितना अच्छा निपटाते हैं, बैंक का काम कितना अच्छा निपटाते हैं और क्या करते हैं, मम्मी को देता हूं खाना बनाने का, तो क्या आप ये कंपेयर कर सकते हैं कि पापा ने ज्यादा अच्छा काम किया मम्मी ने? नहीं कर सकते हो। तो इसी तरीके से बेटा जो रेजिस्टिविटी होती है, किसी भी मटेरियल कितना रेजिस्टेंस लगाएगा किसी और के कंपैरिजन में, उसको अगर कंपेयर करना है तो दोनों को सेम कंडीशन देनी है, दोनों का क्यूब बनाना 1 मीटर क्यूब का, और तब कौन कितना रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है उसी के बेस पर उसकी रेजिस्टिविटी बोलेंगे। उस कंडीशन में जो ज्यादा रेजिस्टेंस लगाएगा उसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा, उस कंडीशन में जो कम रेजिस्टेंस लगाएगा उसकी रेजिस्टिविटी कम। क्लियर है? ठीक है। तो ये टॉपिक इस तरीके से, इसलिए हम रेजिस्टिविटी को क्या बोलते हैं? स्पेशल रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ये तब का रेजिस्टेंस है जब कंडीशन थी कि आपने 1 मीटर का क्यूब बनाया जिसकी लेंथ 1 मीटर हो और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर क्यूब। तो इसी के बेस पे मैं आपसे कहूंगा कि आप रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन लिख लें मेरे साथ साथ, ठीक है, और चीजों को आप और समझ पाएंगे। लिखिए बेटा इसकी डेफिनेशन।
Yes, is a resistivity which is called as specific resistance and rho. इसमें लिखें, it is defined as the resistance offered. It is defined as the resistance offered by a material with 1 meter length and 1 meter square cross section area, comma, such that current flows perpendicular to one of its opposite faces. ठीक है, इसके साथ में आपको डायग्राम बनाना है इसका। डायग्राम बनाएंगे तो उसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी। वन मीटर लेंथ, 1 मीटर ब्रेथ एंड 1 मीटर हाइट। ठीक है, करंट आ रही है इस फेस पर, यहां पर आई और यहां से बाहर निकल रही है। परपेंडिकुलर पास करने का मतलब होता है कि मिनिमम नंबर ऑफ पार्टिकल्स बीच में आते हैं। परपेंडिकुलर डिस्टेंस सबसे छोटा होता है। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। और फॉर्मूला क्या था बेटा हमारे पास? आपको थोड़ी देर पहले मैंने फॉर्मूला बताया था कि R इक्वल टू वी हैव रो L अपॉन A। इससे हम निकालेंगे SI यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। ये बेटा एग्जाम में काफी पूछा जाता है। SI यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, रो इज इक्वल टू R इंटू A अपॉन L। ये फॉर्मूला है इससे। अब रो इज इक्वल टू R इंटू A अपॉन L आया तो इससे क्या आ जाएगा आपके पास? SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस ओम, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मीटर स्क्वायर अपॉन लेंथ मीटर से मीटर कैंसिल। तो आपके पास रेजिस्टिविटी की SI यूनिट आ गई ओम मीटर। दिस इज SI यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। ये 1 मार्क के क्वेश्चन में काफी पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है, राइट। तो रेजिस्टिविटी के बारे में नेक्स्ट क्लास में बेटा मैं कुछ और बात करूंगा। आपको बताऊंगा कि रेजिस्टिविटी किस बात के ऊपर डिपेंड करती है। किसी वायर को अगर हम स्ट्रेच करें, कंप्रेस करें तो रेजिस्टिविटी पे कुछ फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता, इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। और साथ में मैं आपको रेजिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर के ग्राफ बताऊंगा। कंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ने पे रेजिस्टिविटी पे क्या फर्क पड़ता है, एलॉय में क्या फर्क पड़ता है, सेमी कंडक्टर या इंसुलेटर में क्या फर्क पड़ता है, वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और इसी के साथ नेक्स्ट क्लास में एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम पढ़ने वाले हैं जो इस चैप्टर के अंदर सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल के लिए आपको हेल्प करेगा। वो है हमारे पास रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स सीरीज एंड पैरेलल। वी विल स्टार्ट इट फ्रॉम नेक्स्ट क्लास। ठीक है, तो जितना भी आज मैंने पढ़ाया बेटा उसको आप रिकॉल जरूर करें एक बार, और साथ में चीजों को प्रॉपर तरीके से नोट्स की फॉर्म में जरूर बनाएं। और डायग्राम, SI यूनिट, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए विद डेफिनेशन। ठीक है, तो सी यू देन, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और जो उसके साथ और अच्छी उम्मीदों के साथ। टेक केयर, ऑल द बेस्ट।